आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में टॉपिक ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इससे पहले हम लोग बिंदु आवेश के लिए या दो आवेशों के लिए कूलाम के नियम से उनके बीच लगने वाले बल के बारे में देख चुके हैं, उसका सदिश निरूपण कर चुके हैं। अगर बहुत सारे चार्ज हों तो अगर पूरा आवेशों का एक निकाय हो तो उसके लिए टोटल जो है कितना विद्युत बल हो जाएगा वो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि एक निकाय के लिए बल किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा वो हम लोग देख चुके हैं, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ अब आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इससे पहले कूलाम के नियम के द्वारा हम लोग ये ज्ञात कर चुके हैं कि कोई भी दो आवेश है तो वो एक दूसरे के कारण बल का अनुभव करते हैं, चाहे वो आकर्षण प्रकृति का हो या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, लेकिन वो एक दूसरे के कारण बल का अनुभव करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश स्थित है। ठीक है, अगर यहाँ कोई आवेश स्थित है और इससे बहुत दूर कोई अगर आवेश है, बहुत दूर यानी कि अनंत दूरी पर है, तो इसके कारण वो किसी भी तरीके के बल का अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, ये हम जानते हैं कि बहुत दूर है तो अनंत दूरी पर कोई भी तरीके का बल का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी आवेश को हम इसके थोड़ा सा पास अगर लेकर आते हैं, यहाँ लेकर आते हैं या यहाँ लेकर आते हैं, किसी भी तरीके का होता है, माइनस हो या प्लस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर इसके आसपास का कहीं लेकर आते हैं हम, तो ये आवेश जो है वो इसके कारण किसी न किसी तरीके के बल का अनुभव करेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण को इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि दोनों जो आवेश है वो किस प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं या विपरीत प्रकृति के, उसके अनुसार ये बल का अनुभव करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये किसी न किसी तरीके के बल का अनुभव अवश्य करेगा। अब इसी आवेश को अगर थोड़ा सा और दूर ले चले जाते हैं तो इसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल जो है उसमें कमी आ जाती है, थोड़ा कम बल का अनुभव करेगा। इनके बीच में लगने वाले बल की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद इसको अगर और पास लेके आए तो इसके पास में लेके जाएंगे तो यहाँ पर लगने वाले बल जो है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। इनके बीच लगने वाले बल में बढ़ोतरी हो जाएगी अगर इसके पास लेके आएंगे तो। यानी कि ये जो आवेश है अगर इसके आसपास के क्षेत्र में अगर इस आवेश को लाया जाता है तो ये बल का अनुभव करता है। तो यहाँ से जो है तो इसके आसपास आने पर ये बल का अनुभव क्यों करता है, जबकि इस दूरी पर भी ये एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि संपर्क नहीं है इन दोनों आवेशों के बीच। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच किसी भी तरीके का संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के कारण बल का अनुभव करते हैं। यानी कि इसके चारों ओर इस तरीके का एक क्षेत्र जो है वो उत्पन्न हो जाता है, इस क्षेत्र जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश अगर आता है तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करता है। यानी कि ये जो आवेश है इसके चारों ओर इसका एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पर इसके होने की अनुभूति होती है। ठीक है, यानी कि मान लो कि इतने इतने एरिया में इस आवेश के कारण जो है क्षेत्र बन गया, यानी कि इस आवेश का इतने इतने एरिया में प्रभाव है। तो इस एरिया के अंदर अगर कोई आवेश आएगा तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करेगा। तो यही जो चारों तरफ से क्षेत्र बन गया है इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। किसी को तो यहाँ से देखो परिभाषा क्या बनेगी विद्युत क्षेत्र की, कि कोई भी आवेश है उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई भी आवेश कैसा भी हो सकता है, हम यहाँ माइनस भी ले सकते थे, तो कोई भी आवेश उसके चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर यदि कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ऐसा जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा इस आवेश का। वैसे ही इस आवेश का भी एक विद्युत क्षेत्र है। इसी कारण अगर इस आवेश का अगर एक विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर ये आवेश प्रवेश कर जाता है तो ये भी इसके कारण बल का अनुभव करेगा। देखिए कूलाम के नियम में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी दो आवेश है तो ये आवेश इसके ऊपर पड़ जाता है और ये आवेश इसके ऊपर पड़ जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़ जाते हैं, क्योंकि इस आवेश का भी एक विद्युत क्षेत्र है और इस आवेश का भी एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत
समझेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये तो एक गणितीय टर्म है, और विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है ये एक क्षेत्र को परिभाषित करता है। इसको मैथमेटिकली अगर हमें यूज करना हो, अगर फॉर्मूले के फॉर्म में यूज करना हो, तो हमें उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना होगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने देख लिया है कि कोई भी आवेश, कोई भी विद्युत आवेश, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अगर कोई अन्य आवेश आता है तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार बल का अनुभव करता है। ठीक है, यानी कि भाई ये ऐसा एरिया हो गया जहां इस आवेश की चलती है। ठीक है, इस तरीके का एरिया हो गया, ये इसका एक पर्टिकुलर एरिया है, इसका अपना एक पर्टिकुलर एरिया है। तो इनका जहां पर इनका प्रभाव चलता है, इनकी चलती है, वैसा एक एरिया है, एक तरीके से विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा वैसे भी ध्यान रख सकते हो, ट्रिक से भी, जैसे कि आपको याद होता है आप उसी तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र है क्या। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हम लोग करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे पता चलेगा हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में? अगर इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के बारे में हमें पता करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? सीधी सी बात है कि मेरे को अगर इस विद्युत आवेश के विद्युत क्षेत्र के बारे में पता करना है तो कोई ना कोई आवेश मुझे यहाँ पर भेजना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को फील करने के लिए कोई विद्युत आवेश भेजना पड़ेगा। भाई कोई जाकर फील करेगा तभी पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक टाइप का है, तब पता चलेगा। यानी कि इसके एरिया में मुझे किसी न किसी तरीके का आवेश यहाँ पर भेजना पड़ेगा। अब आवेश जो भेज रहे हैं वो परीक्षण के लिए भेज रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, तो यानी कि यहाँ अगर किसी भी विद्युत आवेश के क्षेत्र के बारे में हमें अगर पता करना है कि कितना विद्युत क्षेत्र है, उसका कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई परीक्षण आवेश, जिसको हमेशा Q नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। Q नोट जो कि एक धन परीक्षण आवेश होता है। ठीक है, धनात्मक होता है, और बिंदु यानी कि एकांक आवेश होता है। ठीक है, इकाई आवेश होता है और धनात्मक होता है, तो इसको Q नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो इस परीक्षण आवेश को अगर मैं यहाँ पर भेजती हूँ, ठीक है, इसके विद्युत क्षेत्र में भेजा मैंने, तो अब ये क्या होगा कि ये बल का अनुभव करेगा, इसकी वजह से ये बल का अनुभव करेगा यहाँ पर। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करने लग जाएगा, और ये जब बल का अनुभव करेगा तो कितना बल अनुभव कर रहा है उसी से पता चलेगा हमें। और जो भी अगर आवेश हम लोगों ने लिया है, ठीक है, अब ये इकाई लिया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसका जितना भी मान है तो अगर हम उससे डिवाइड कर देते हैं उस बल को, तो एकांक जो आवेश है वो कितना बल अनुभव करता है वो पता चल जाता है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमारे पास में हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल्स टू होता है हमारे पास में F वेक्टर अपॉन Q नोट। यहाँ से फॉर्मूला भी बन जाता है और यहाँ से परिभाषा भी बन जाती है। E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। F वेक्टर जो है
तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन गया है E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। और यहाँ से इसकी परिभाषा भी बन जाएगी कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के कारण कोई भी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश जितना बल का अनुभव करता है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश हो गया क्योंकि इससे डिवाइड कर दिया इसे, तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश जितना बल का अनुभव करता है वो उस आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। और इसी फॉर्मूले से अब देखो यहाँ से ही हमारे पास इसकी इकाई जो है वो भी आ सकती है। तो इकाई कैसे, देखो हम लोग जानते हैं कि बल जो है उसकी इकाई होती है न्यूटन, और जो आवेश है उसकी इकाई भी हम लोग देख चुके हैं कूलाम। तो देखो यहाँ से इसकी इकाई आ जाती है विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन पर कूलाम, और एक इकाई वोल्ट होती है इसकी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और ये जो इकाई है जब आगे भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, आपको एक चैप्टर आएगा विद्युत विभव एवं विभवांतर, वहां से हमारे पास में ये यूनिट आती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर और एक हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की इकाई हो गई। इसी तरीके से हम विमा भी यहाँ पर इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की विमा, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की विमा, सबसे पहले यहाँ पर आप बल की विमा लिखेंगे। तो बल की विमा लिखेंगे तो बल की विमा होती है M1 L1 T-2, ये बल की विमा होगी। नीचे डिवाइड में आ जाएगा Q नॉट, यानी कि आवेश की विमा होती है A1 T1। ठीक है, आवेश की विमा विद्युत धारा की परिभाषा से लेकर आए हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी विमा हो जाएगी A1 T1। आवेश की विमा मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पर। देखिए विद्युत धारा जो है यहाँ पर, देखिए विद्युत धारा जो है वो होती है हमारे पास में आवेश बटे समय, पर सेकंड कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वहां वो होती है विद्युत धारा। तो यहाँ से हमारे पास में आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुणा समय। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब विद्युत धारा गुणा समय, तो विद्युत धारा जो है इसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, और समय का मात्रक सेकंड, विमा जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A1 T1, तो यहाँ से ये आवेश की विमा है, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने रख दी है। ठीक है, तो ये A1 T1 इसको ऊपर ले जाओ तो ये तो हो जाएगा T-3 और ये हो जाएगा A-1। तो यहाँ से इसकी विमा आ जाएगी M1 L1 T-3 A-1। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की विमा आती है। तो यहाँ से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की विमा आ जाती है M1 L1 T-3 A-1। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग धनात्मक आवेश है उसके लिए कैसे होता है विद्युत क्षेत्र, और ऋणात्मक आवेश होता है उसके लिए किस तरीके से होता है विद्युत क्षेत्र, वो अब देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आया था वो आया था E वेक्टर इक्वल्स टू F अपॉन Q, ये हमारे पास में फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से बल के लिए एक फॉर्मूला आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो F वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं Q इंटू
देखिए इस तरीके से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस तरीके से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ पर कोई माइनस क्यू आवेश स्थित है, माइनस क्यू आवेश अगर स्थित है तो यहाँ पर बल जो है वो इस दिशा में लगेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में और लगने वाला बल F = माइनस क्यू ई जो है, कि ऋणात्मक उल्टी दिशा में माइनस का साइन आ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर ई इस साइड में है तो F जो है वो इस साइड में होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में अगर धनात्मक आवेश है तो उस पर किस तरीके से बल लगेगा, ऋणात्मक आवेश है उस पर किस तरीके से बल लगेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश उनके लिए विद्युत क्षेत्र भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो अगर धनात्मक कोई आवेश है, ठीक है, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र जो है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस तरीके से होगी। त्रिज्यी बाहर की साइड, ठीक है, चारों तरफ बराबर मात्रा में कोई भी बिंदु धनात्मक आवेश है तो उसके लिए उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसके चारों तरफ समान रूप से फैली होगी और उसकी दिशा कैसी होगी, बाहर की। देखो एरो जो है ये बाहर की साइड लगाया हुआ है, इसका मतलब दिशा कैसी होगी, बाहर की साइड होगी यहाँ। ठीक है, अगर हम लोग ऋणात्मक की बात करें तो ये ऋणात्मक अगर आवेश है तो इसके लिए भी चारों तरफ बराबर ही होगी, लेकिन उसकी दिशा जो है वो अंदर की साइड आते हुए होगी इस तरीके से। उसकी दिशा जो है वो अंदर की साइड आते हुए होगी, ठीक है, और इसकी बाहर जाते हुए होगी। तो ये धनात्मक आवेश के लिए और ये ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत बल रेखाओं के द्वारा इसको प्रदर्शित किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है, विद्युत क्षेत्र को पूरे तरीके से देखा है। विद्युत क्षेत्र, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए उसकी इकाई, विमान, और अगर बल के एक नए फॉर्मूले के बारे में देखा है और उसी के आधार पर हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों पर किस तरीके से बल कार्य करता है वो देखा है। उनकी दिशा किस तरीके से, देखो दिशा जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, तो इनके बारे में आपको दिशा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ परिमाण के बारे में आप बताकर इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, आपको इसकी दिशा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर दिशा आप गलत कर देते हो तो पूरी चीज ही गलत हो जाती है, यहाँ पर पूरी वैल्यू ही गलत हो जाती है। फिर हम